हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे सी टेट की पैडागोजी से रिलेटेड मैराथन। और इस मैराथन में हम देख रहे हैं सी टेट पेपर 2 में जो एसएसटी वाला पोर्शन आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? वो 60 मार्क्स का आता है। और उस 60 मार्क्स में से, ठीक है, 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स का आता है आपका एनसीईआरटी का, 20 मार्क्स का आता है आपका पेडागोजी का। तो जो 20 मार्क्स का आता है उसे हम देख रहे हैं। 40 मार्क्स वाली जो पूरी मैराथन है वो मैंने कर ली है, करा दी है आपको। ठीक है, 3 मैराथन मैंने अपलोड करी है। एक से 1.5 घंटे की है तीनों मैराथन। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़ी जो मेरा फोन है ना, उसमें ज्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, सिस्टम जो है मेरे पास छोटा है, तो इसलिए 1 से 1.5 घंटे की 3 मैराथन मैंने दी है आपको। 1 से 1.5 घंटे की है, उनमें मैंने जितने भी एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में वो सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं आज पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यू की मैराथन, जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक मैराथन कंप्लीट करा दी थी, जिसमें मैंने 20 तक के सभी क्वेश्चन आपको कराए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और अभी तक आपने रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। अब नया नहीं पढ़ना है आपको, केवल और केवल पुराने का ही रिवीजन करना है। क्योंकि आप नया पढ़ेंगे तो उसके चक्कर में क्या होगा, जो आपने 2 महीने पहले पढ़ा है उसको आप अभी तक भूल चुके होंगे। इसलिए रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। 3-4 दिन रह गए, इनमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुराने वाले का रिवीजन करना है। तो रिवीजन का क्या तरीका है कि आपको 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिवीजन करना है। ठीक है, उनकी आप अगर आपने बुक खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक देख सकते हैं उसकी। और अगर आपके पास किसी भी संस्था के नोट्स हैं तो आप उन नोट्सों को देख सकते हो। जब बल्कि बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक बार सरसरी नजरिए से 3 से 4 घंटे में एक बुक को अपनी आंखों के सामने से निकाल लीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। ठीक है, और भी आपको फास्ट रिवीजन करना है और मेहनत कम करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी इन सभी ये जो सारी प्लेलिस्ट दिख रही है, आप इन सभी की मदद ले सकते हैं। 4 से 5 घंटे की एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, ज्यादा टाइम की नहीं है, 4 से 5 घंटे की एक प्लेलिस्ट है। एमसीक्यू की एक, एमसीक्यू हिस्ट्री, एक पॉलिटी और एक ज्योग्राफी की। ठीक है, तीनों प्लेलिस्ट आपको करनी है, 4 से 5 घंटे की है, ज्यादा लंबी नहीं है। केवल एमसीक्यू वाली भी आप कर लेंगे तो आपको काफी मिलेगी कंटेंट बेस में। और अगर पेडागोजी से रिलेटेड कोई समस्या है तो पेडागोजी में पढ़ाई रही हूँ मैराथन में, इससे आपका काफी हद तक रिवीजन हो जाएगा। और फिर भी आपको कहीं थोड़ी बहुत कमी लगती है तो सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्ले लिस्ट की लिंक डली हुई है, उसमें केवल और केवल आपको पेडागोजी स्पेशल वाली वीडियोस देख लेनी है। ठीक है, और देखनी है आपको कौन सी, 2021 से 2026 तक की, बहुत पीछे वाली मत देखना, क्योंकि पहले जो पेडागोजी पूछी गई है बहुत ज्यादा इजी पूछी गई है। पिछले 5 सालों से बहुत टफ पूछी जा रही है, स्पेशली 2021 से बहुत टफ पूछी जा रही है। तो 2021 से और 2026 तक की जितने भी पेडागोजी स्पेशल वाली क्लास है आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, काफी हद तक मैं इसमें आपका कवर करा रही हूँ, है ना। और अगर आपको एमसीक्यू के नोट्स चाहिए, ठीक है, किसी भी बुक के 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बुक के किसी भी बुक के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8287789818। ठीक है, 818। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8287789818। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर बुक आपका 20 रुपीज है ओनली। ठीक है, 20 रुपए की है एक बुक और आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, आप मेरे से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर है 21, सर्वदेख उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला है कि सबसे उपयुक्त जो प्रश्न है, सॉरी, जो ये ऑप्शन है कौन सा है उसका प्रयोग करना है, आपको बताना है। तो इसमें इन्होंने बोला है सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन के क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या उद्देश्य है वो हमें बताने हैं। तो मतलब सामाजिक विज्ञान जब भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो जब आप आकलन करोगे, ठीक है, जब आप मूल्यांकन करोगे तो आप किन चीजों को जांचोगे वो इसमें बोला गया है। पहला है विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। क्या करना है, विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना, ताकि वो क्या है, फ्लो में चीजों को समझ सके। ठीक है, प्रवाही मतलब फ्लो में। ठीक है, मतलब जो चीज उनको पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल एकदम उनके टर्म पर याद होनी चाहिए, मतलब उनको समझ आनी चाहिए। ठीक है, याद वाला कोई भी ऑप्शन है वो आपको हमेशा गलत ही करना है। याद वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। स्मरण करना, याद करना, ठीक है, लेखन कला देखना, लेखन कौशल देखना, ये सब गलत है। ठीक है, आत्मसात करवाना बच्चों को, ये सब गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन 99% क्या होते हैं, गलत होते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को। दूसरा है विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवन वास्तविकताओं से जोड़ने
को आंकना, ठीक है। तीसरा है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को परखना। चौथा है विद्यार्थियों के स्मरण, यानी कि कितना वो याद कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। क्या क्या हम मूल्यांकन करेंगे जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे? तो विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता, कि हम उनको जो समझा रहे हैं वो कितने हद तक उस चीज को समझ पा रहे हैं, अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना, यानी कि वो जो ज्ञान हम उनको दे रहे हैं उसको वो किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सामाजिक विज्ञान में या क्वालिटी में हम क्या पढ़ाते हैं कि किस तरह का समाज है और हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये भी एक क्वालिटी का पार्ट है, ठीक है। तो वो किस तरह से अपने जीवन में इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 22 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा या से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? विश्लेषण कौशल का कौन आकलन करता है? एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपको जो पीछे वाली जो मैंने मैराथन 4 मैराथन अपलोड कर दी है, अगर आपको वो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है सीटेट के प्रीवियस पेपर की, ठीक है। आप उस लिंक पर क्लिक कर स्क्रॉल कर देना, बिल्कुल सबसे नीचे की तरफ ये चारों मैराथन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैराथन ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको समझ में आ गया ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट में सबसे नीचे मिलेंगी आपको ये चारों मैराथन। कौन सा या से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए, 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हमें देखना है कि कोई भी विद्यार्थी, अधिगमकर्ता कौन होता है? विद्यार्थी या स्टूडेंट के विश्लेषण कौशल को कौन से जो टॉपिक है वो आंकेंगे, ठीक है। तो मैंने पीछे पीछे भी आपको बताया था कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे वो उनसे हम क्या जांचेंगे? बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन जांचेंगे, उनसे हम विश्लेषणात्मक चिंतन जांचेंगे, हम उनका क्रियानात्मक चिंतन देखेंगे या क्रियानात्मक देखेंगे कि वो कितने ज्यादा क्रिएटिव है, कितने ज्यादा वो रचनात्मक है, ठीक है। कौन से प्रश्नों से हम आंकते हैं? जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड माने जिनके रटे रटाए आंसर नहीं होते हैं, जिनके आंसर फिक्स नहीं होते हैं, आप उनको कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी घटा सकते हो। जैसे निबंध होता है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर निबंध लिख रहे हो या व्याख्या लिख रहे हो, वो क्या है? एक तरह से ओपन एंडेड है, आप कितना भी उसको संकुचित बता सकते हैं, कितना भी आप उसको बड़ा बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं तो 22 में हम देख रहे हैं कि देखो पहले नीचे हम देखेंगे कि हमें कितने हटाने हैं, यानी कि 1 या 2 हटाना है हमें, ठीक है। हमेशा हमें क्या करना है? नीचे की तरफ देखते हुए चलना है कि हमें कितने हटाने हैं, ठीक है। तो इसमें से एक एक हटाना है, देखो बी में एक ही है, तो 1 हटाना है या 2 हटाने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला है इसमें सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो सहारा रेगिस्तान या किसी भी रेगिस्तान में जो कपड़े पहने जाते हैं वो पूरे ढके हुए पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में वहां बहुत सर्दी पड़ती है और गर्मियों में इतनी तेज धूप होती है कि अगर आप बिना कपड़ों के, मतलब आधी बाजू के कपड़े पहन के वहां रेगिस्तान में धूप में निकलोगे तो आपकी जो खाल है वो मात्र 1 घंटे में ही पूरी काली पड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वहां लोग क्या करते हैं? पूरे कपड़े पहन के रहते हैं। जैसे मई जून के महीने में आप पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलते हो ना, ताकि आपकी स्किन न झुलस जाए, ठीक है। उसी तरह से लड़कियां कई बार क्या करती हैं? नकाब भी बांध लेती हैं। क्यों बांधती हैं? ताकि उनकी जो स्किन है वो जल ना जाए, ठीक है। तो रेगिस्तान में उससे भी ज्यादा भयानक गर्मी पड़ती है, ठीक है, उससे भी ज्यादा भयानक धूप चुभती है, क्योंकि वहां पानी है नहीं, ठीक है। एटमोस्फेयर में भी पानी नहीं है, जलवायु में भी पानी नहीं है वहां की में। तो वहां के जो लोग हैं उससे बचने के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं? पूरे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और उसका एक लॉजिक और भी है कि वहां जो हवाएं चलती हैं, वो जो लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, वो बॉडी में से क्या पानी को सोख लेती हैं, ठीक है, निकाल लेती हैं, क्योंकि जलवायु में पानी है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं? बड़े बड़े और भारी कपड़े पहन के रहते हैं, ताकि जो उनकी बॉडी का पानी है वो बाहर ना निकले, ठीक है, उन्हीं नमी बनी रहे बॉडी में, ठीक है। तो सर्वाइव करने में क्या रहती है? आसानी रहती है, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसका क्या है? ओपन एंडेड नहीं है क्वेश्चन, आंसर जो है ओपन एंडेड नहीं है, फिक्स है कि बड़े कपड़े पूरे कपड़े पहनते हैं और थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो आर पार ना हो कपड़े में से। बी है सहारा रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तब भी लोग भारी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। गर्मी होने के बावजूद भी भारी कपड़े पहनते हैं, ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट त्वचा में को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये आपको आंसर देना है, कारण एवं उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। जब भी आपको कारण बताना होगा तो क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन हो आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या है? ये हो जाएगा सही, और हर बच्चा इसका अलग आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सी, आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? अब देखो हो सकता था, हुआ था,
ठीक है, आगे कोई भी रेगिस्तान हरा-भरा हो सकता है, ये एक बहुत लंबी बहस है और आप इस पर कितने भी घंटे विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि पहले वहाँ पर समुद्र था, क्योंकि वहाँ पर मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अंडे के कुछ अवशेष मिले हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर कभी शुतुरमुर्ग रहते होंगे, ठीक है। वहाँ की मिट्टी में कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे हमारा सहारा रेगिस्तान है, वहाँ पर भी कुछ हड्डियाँ इस तरह की मिली हैं, कुछ जीवों की हड्डियाँ इस तरह की मिली हैं जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कभी पहले पानी रहा होगा, लोग रहते होंगे, फिर बाद में ये रेगिस्तान में बदल गया। तो देखो ये हज़ारों सालों की प्रक्रिया होती है, कोई भी स्थान रेगिस्तान में बदल सकता है, कोई भी नदी कहीं भी निकल सकती है, कोई भी नदी कभी भी लुप्त हो सकती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो हमारे सारे ग्रंथों में लगभग सरस्वती का नाम लिया गया है, लगभग सारे ग्रंथों में ही सरस्वती जो नदी है उसका नाम लिया गया है, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो कहीं हमें बहती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। जबकि पुराने ग्रंथों या वेदों के अनुसार जो सरस्वती नदी थी, स्पेशली ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत ज्यादा जिक्र दिया गया है, उसके अनुसार जो सरस्वती नदी है वो इलाहाबाद पर आकर मिलती थी गंगा और यमुना में, ठीक है। अभी नहीं है, इसका मतलब वो लुप्त हो गई हजारों सालों में। तो कोई भी नदी कभी भी निकल सकती है और कभी भी लुप्त हो सकती है, ये प्रक्रिया बहुत मंदी होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ओपन एंडेड आंसर होगा इसका। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा दूसरा, बी और सी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्यायों को, संप्रत्याय यानी कॉन्सेप्ट्स, जो आपको फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ाए हो। जैसे मैंने रेगिस्तान वाला चैप्टर पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि भाई रेगिस्तान किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश में है, कौन कौन से देश में कौन कौन सा रेगिस्तान है, कहाँ ठंडा है, कहाँ गर्म है, ठंडे की जलवायु कैसी होती है, गर्म की जलवायु कैसी होती है, गर्म जो रेगिस्तान होता है उसमें कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, ठंडे वाले में कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब आगे इसमें बोला गया है संप्रत्यायों को प्रयोग लाने के कौशल का आकलन करते हैं, यानी कि हमने पहले उनको कुछ भी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वो अपने जो हमने पढ़ाया है उसका वो कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। तो ये है तटों का निर्माण कैसे होता है। तटों का निर्माण क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। और तटों का निर्माण कौन करता है, नदी करती है, फिक्स आंसर है इसका, ठीक है। इसमें बच्चे क्या प्रयोग कर रहे हैं अपना, बी है मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदल सकता है। वातावरण के बारे में या पर्यावरण के बारे में, मनुष्य वातावरण के बारे में हमने बच्चों को पहले समझाया है। कौन सी क्लास में है, ये 7th क्लास में चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम मनुष्य के आसपास के वातावरण के बारे में समझा रहे हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, तो हमने पहले वातावरण बता दिया उनको, अब वो हमें बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने पढ़ाया उसका वो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सी है जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या करती है, चर्चा कीजिए। जब किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो क्या करती है सरकार, सरकार कोई स्कीम ऐसी लेके आती है कि उनका कर्ज कम कर देती है या उनका कर्ज माफ कर देती है, अन्य अन्य सुविधाएं उनको दी जाती हैं, ठीक है। या फिर कुछ राशि दी जाती है कि भाई तुम घर का खर्च इस राशि से चलाओ, ठीक है। जैसे 2,000 या 3,000 रुपए पर महीने उनको दे दिए जाएंगे कि इस राशि से तुम अपना घर का खर्च चलाओ और खेती में जो होगा उससे आप अपना कर्ज चुका लेना, ठीक है। ऐसी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो हमने जो पढ़ाया है उसी का वो क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनका इनके जरिए हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से प्रयोग करते हैं और उसका हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, बी और सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है रूब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रूब्रिक्स है क्या, ठीक है। रूब्रिक्स क्या है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। देखो रूब्रिक्स एक तरह की सारणी होती है, ठीक है, सारणी होती है एक तरह की। इस सारणी में क्या होता है, इस तरह का कॉलम बना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चे का रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ कुछ चीजें लिखेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, विवरण कि बच्चा क्या है, बहुत अच्छा है, बच्चा औसत है, औसत है, और बच्चा समझ नहीं पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई भी हम नेगेटिव चीज इसमें लिख रहे हैं। तो अब हम जब बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, ये रूब्रिक्स हमारे कब काम आता है, जब हमें ज्यादा बच्चों का एक साथ टेस्ट लेना हो और हमें
एनालाइज करना हो कि कौन बच्चा कैसा है पढ़ाई में, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चनों की सारणी बना रखी है, हम पूछते जा रहे हैं और हम लगाते जा रहे हैं कि भाई ये जो पहले नंबर रोल नंबर वाला बच्चा है इसने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, ठीक है, इसका प्रदर्शन अच्छा था। या जैसे हमने कोई एक्टिविटी बनवा ली बच्चों से, ठीक है, अब सारे बच्चे एक्टिविटी चेक करा रहे हैं, तो फिर हम इसमें ऐसे लगाते जाएंगे, ये ठीक है, ये दूसरे नंबर के इसने ठीक किया, तीसरे नंबर वाले ने बेकार किया, ठीक है, ऐसा 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 कुछ करके मतलब एनालाइज करेंगे, सारे बच्चों का एक साथ आकलन हो जाएगा इसमें। तो रूब्रिक्स के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आकलन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, और उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन बच्चा कितना सीख पा रहा है और कौन बच्चा नहीं सीख पा रहा, ठीक है। तो जो बच्चे इस कॉलम में आएंगे, फिर हम उनको दोबारा सिखाने की कोशिश करेंगे, भाई जो चीज हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आप समझ गए ना रूब्रिक्स क्या होता है। रूब्रिक्स एक तरह का आकलन टाइप का होता है जिसे एक टीचर बच्चों से लेता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है, और ज्यादातर ये जो रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है वो या तो प्रदर्शनियों में प्रयोग किया जाता है, या एक्टिविटी वगैरह में, ठीक है, या फिर मॉक टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, मौखिक जो टेस्ट होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, या कुछ अन्य चीजों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, खेल कूद में भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन बच्चा किस तरह का है। तो एक साथ सारे बच्चों की जांच हो जाती है, सारे बच्चों का आकलन एक साथ हो जाता है, हमें स्कोर भी पता चल जाता है, और सारी चीजें मतलब फटाफट हो जाती हैं रूब्रिक्स के जरिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया रूब्रिक्स क्या है। अब देखते हैं इससे संबंधित जो कथन है वो कौन सा सही है। ए में बोला गया है ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ठीक है। बी में बोला गया है इसमें ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि हम हाथ की हाथ आकलन कर रहे हैं, बच्चों से हम पूछ रहे हैं तुरंत की तुरंत आकलन कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में हम कुछ भी गड़बड़ कर देंगे या टिक इधर का इधर कर देंगे, ठीक है। तो एक बार जो टिक हो गया वो ठीक है, ठीक है, और बच्चों के सामने हो रहा है आकलन। सी है ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटाता है। हम किसी व्यक्ति विशेष यानी कि हम केवल और केवल उस बच्चे का ये नहीं देखेंगे वो बच्चा कैसा है, ठीक है, उसका माइंड कैसा है या वो कैसा है, नहीं, हम ये देखेंगे कि वो बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। तो व्यक्तिपरकता को घटाता है, जबकि उसकी हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं या क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चे में, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी और सी सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। परियोजना कार्य जो होते हैं उसके 5-6 चरण होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड है, सीधा सीधा ये है कि प्रोजेक्ट मेथड हमने बच्चों को दिया है करने के लिए, और हमें देखना है कि हम उसमें किस तरह से आकलन करते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। हमने कोई भी असेसमेंट या प्रोजेक्ट बच्चों को घर से करने के लिए दिया है या हम क्लास में ही करवा रहे हैं, तो उसका आकलन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला है ए मौखिक या प्रदर्शनी द्वारा, ठीक है, कई बार हाँ हम मॉडल वगैरह तैयार करवा लेते हैं, या हम बोलते हैं कि भाई इस पर प्रदर्शनी के द्वारा आप हमें बता सकते हो, ठीक है, या फिर हम लिखित रूप में भी जान सकते हैं। तो आंसर नंबर जो 3 है वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है। द्वितीयक स्रोत के रूप में कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है, सर्वेक्षण, या कोई भी व्यक्ति जो पहली बार किसी चीज को लिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैंने किसी चीज के ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, और उसको बुक में लिख ली है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरह जो मैंने पहली बार जो लिखा है वो हो गए प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है, उसके बारे में इससे पहले उसके बारे में किसी ने भी रिसर्च नहीं करी थी, तो सबसे पहले मैंने करी है, तो वो क्या हो गए प्राथमिक आंकड़े। अब मेरी बुक में से तुम में से कोई देखकर अपनी बुक में लिखे, ठीक है, तो वो क्या हो गए, द्वितीय आंकड़े हो गए। जैसे मौसम के बारे में जो जानकारी है आपको कहाँ से मिलती है, सबसे पहले अभी तो देखो फोन में आती है, लेकिन पहले किस में आती थी, न्यूज़पेपर में, ठीक है, पहले न्यूज़पेपर में ही निकलती थी उससे रिलेटेड जानकारी, ठीक है, कि मौसम का आज हाल ऐसा है, इतनी डिग्री रहेगा, अगले 4 दिन तक इतनी गर्मी पड़ेगी, अगले इतने दिनों में बारिश होगी, ये सब आंकड़ा, ठीक है। अब आप उस आंकड़े को डेली देख रहे हो, और उस आंकड़े के आधार पर, ठीक है, न्यूज़पेपर के आधार पर अगर आप खुद विश्लेषण करें कि पिछले 6 महीने में ऐसा ऐसा न्यूज़पेपर के आधार पर देख रहे हैं, तो इस तरह का मौसम है, आगे भी इस तरह के मौसम रहने की संभावना है। तो आपने पहली बार कहाँ से देखा, न्यूज़पेपर से, तो प्राथमिक आंकड़ा क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। दूसरा आंकड़ा कौन सा हो गया, जो आपने एनालाइज किया है और अपनी एक अलग थ्योरी बनाई है कि पिछले 6 महीने में इस तरह का मौसम रहा, तो और अगर हम पीछे के कुछ सालों को देखें तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जलवायु में चेंज हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार लिखे जाए, द्वितीयक आंकड़े जो प्राथमिक आंकड़ों से ही लिए जाते हैं,
ठीक है। और तृतीय के आंकड़े कौन से होते हैं, जो द्वितीय आंकड़ों से लिए जाते हैं और उनमें थोड़ा कुछ अपना ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, तृतीय आंकड़े बन जाते हैं। आइए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन से जो है वो प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, पहला इन्होंने दे रखा है समाचार पत्रों में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। अब किसी भी किताब की समीक्षा अगर लिखी है तो सबसे पहले कहाँ लिखी होगी, उस किताब में लिखी होगी। मतलब सबसे पहले क्या चीज लिखी गई, किताब लिखी गई। अब उस किताब की किसी ने समीक्षा लिखी है, ठीक है, उसके बारे में कि उस किताब में कौन से पॉइंट सही है, कौन से गलत है, क्या लिखा गया है, मतलब उस तरह का उन्होंने विश्लेषण टाइप का ऐसा कुछ छोटा सा समरी बताई है। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े कौन से हो गए, वो किताब। द्वितीय आंकड़े क्यों कौन से हो गए, वो समाचार पत्र, क्योंकि पहले किसमें लिखा था, किताब में। किताब से समीक्षा किसमें हुई है, समाचार पत्र में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले आंकड़े कौन से हैं। पहली बार जो चीज लिखी हुई है वो पहले आंकड़े हैं, उन पहले आंकड़ों में से उतारा गया है तो द्वितीय आंकड़े हैं। ठीक है, ज्यादातर द्वितीय आंकड़े किताब होती हैं, लेकिन हाँ किसी किताब के बारे में पहले से जानकारी नहीं है, पहले किताब लिखी गई है। ठीक है, दूसरा है विभाजन के उत्तरजीवी की अपबीति। ठीक है, विभाजन के उत्तरजीवी की अपबीति, ये किसमें आएगा, ये प्राथमिक आंकड़े में आएगा। ठीक है, अपबीति यानी कि वो अपने अनुभव लिख रहे हैं, ठीक है, अपनी खुद की आत्मकथा लिख रहे हैं, अपबीति लिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा, प्राथमिक आंकड़े आएगा। यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, ठीक है, अभी ये क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं, ताजा चित्र हैं। और उन चित्रों को जो हम किताब में छापेंगे, अपने लेसन में लिखेंगे, ठीक है, छापेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, द्वितीय आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब यूक्रेन के बारे में आप समाचार में देख रहे हैं तो प्राथमिक आंकड़ा है समाचार। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको यूक्रेन के युद्ध के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, टीवी से पता चलता है। ठीक है, जब आप उन्हीं आंकड़ों को किताब में लिखेंगे, कहीं और किसी और पत्रिका में छापेंगे कि पिछले 8 दिनों में न्यूज के आधार पर ये हाल रहा यूक्रेन और रूस के युद्ध का, आगे ये होने की संभावना है, तो वो क्या हो गए, वो दूसरे आंकड़े हो गए, क्योंकि आपने पहले आंकड़े किसमें से लिए हैं, न्यूज़पेपर में से लिए हैं या न्यूज में से लिए हैं। ठीक है, चौथा है राजा रुद्रमन के गृहमन पत्थर पर अंकित अभिलेख। जो अभिलेख होते हैं वो हमेशा प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, इतिहास में जो अभिलेख हैं, जो पांडुलिपियां हैं, वो क्या है, वो हमेशा प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमने इतिहास कहाँ से लिखा है, उन्हीं उन्हीं चीजों से एनालाइज करके देखा है कि पहले इस तरह की चीजें होती थी, तो इस आधार पर इतिहास ऐसा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को संविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। कौन से मामले हैं जो चिंता का विषय होने चाहिए, किसके परिप्रेक्ष्य में, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को संविष्ट करने में। ठीक है, यानी कि स्थानीय ज्ञान से रिलेटेड हमें चीजें देखनी है, कहाँ, सामाजिक विज्ञान में, और एक शिक्षक के लिए कौन सा इसमें टॉपिक रहेगा जो चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है इसमें सूत्रों की प्रमाणिकता। ठीक है, तो ये टीचर को पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिन सूत्रों से वो पढ़ा रहा है वो प्रमाणिक है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम के प्रासंगिकता। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के लायक है या नहीं है। ठीक है, ये सी है उदाहरणों की मात्रा। ठीक है, उदाहरणों की मात्रा बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। एक शिक्षक के तौर पर जब आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे उदाहरण लेंगे या कम उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्यों लिए जा रहे हैं, उदाहरण क्यों समझाए जा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, संप्रक्रियाओं को समझ सकें। जो चीज हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किताब के जरिए, ठीक है, अपने लेक्चर के जरिए, अलग अलग मॉडलों के जरिए, वो उसको समझ पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे समझे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनकी मात्रा कितनी है। ठीक है, कि उदाहरण 4 उदाहरण दे दिए, 6 उदाहरण दे दिए, 10 उदाहरण दे दिए, अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है तो कितने भी देते हो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, फिर तो वो टाइम वेस्ट ही है बच्चों का। डी है रुचि उत्पन्न करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर को ये श्योर करना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये चिंता के विषय है, बी, ए, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है। गहन चिंतन का विषय कौन सा हो सकता है, इन ऑप्शनों में बताना है। ठीक है, और साथ ही हमें ये देखना है गहन चिंतन किससे रिलेटेड, किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो गहन चिंतन के लिए क्या चीज सही है, तो गहन चिंतन जो होगा वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, उसमें अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ता केंद्रित का मतलब है कि पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, स्टूडेंट पर। ठीक है, कि स्टूडेंट उस चीज को समझ पाए, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए कि जो पाठ्य पुस्तक में लिखा है वही सही है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक जो बोल रहा है वो सही है, मान लो उसको। विद्या विशेष केंद्रित होना चाहिए कि
भाई ये इस तरह से ही पढ़ा जाता है, तो ऐसे ही इसको पढ़ना है। कैसा होना चाहिए? अधिगम कर्ता केंद्रित। अधिगम कर्ता कौन होता है? विद्यार्थी। अधिगम कर्ता कौन होता है? स्टूडेंट। तो हमें कभी भी पढ़ाना है तो कैसा पढ़ाना है? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, अधिगम कर्ता केंद्रित का मतलब हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित यानी कि बच्चे को हमें ध्यान में रखकर कोई भी चीज पढ़ानी है, समझानी है, कोई भी चिंतन कराना है। ठीक है, और इसका जो मेनली जो आंसर होता है, अगर अधिगम कर्ता केंद्रित या बाल केंद्रित अगर आपको कहीं दिख जाए तो 95% आंसर वही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। यानी कि एक टीचर है, वो क्या कह रहा है कि भाई तुम जब पेपर होएगा ना तो तुम अपनी किताब विताब सब लेके आ सकते हो, और ये खुली पुस्तक जो परीक्षा होती है वो कैसी होती है? वो कॉन्सेप्ट बेस होती है। वो क्वेश्चन वो टीचर कभी देगा ही नहीं जो किताब के पीछे लिखे हैं। ठीक है, टीचर क्या करेगा? हमने भाई चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, और हम क्या करेंगे? हम अपनी मर्जी से कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में से पूछेंगे। अब जिन बच्चों ने, और उसमें हम टाइम रखेंगे, ठीक है, कि एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 5 मिनट मिलेंगे। ठीक है, जैसे आधा घंटे का पीरियड है तो 5 6 30, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 करने हैं। और कौन बच्चा कर पाएगा इन 6 क्वेश्चनों को? कौन अटेंड कर पाएगा? जिसने चैप्टर ठीक से सुना होगा, ठीक है, जिसको चैप्टर समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे? इन 6 क्वेश्चनों को देंगे और हम कह देंगे कि भाई किताब लेके आराम से बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुली पुस्तक है, परीक्षा है ये, किताब लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरह की परीक्षा हमारी हुई है। ठीक है, जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे, हमारी मैडम मैथ का चैप्टर पढ़ाती थी और बोलती थी भाई कल टेस्ट है, सब अपनी फेयर कॉपी लेके आना, रफ कॉपी लेके आना, गाइड लेके आना, किताब लेके आना, जो भी है तुम बस सब ले आना। ठीक है, पहली पहली बार तो हमें बड़ी खुशी मिली कि भाई मैडम बड़ी अच्छी है, हमसे कह रही है कि कॉपी भी ले आना, कल टेस्ट है। दूसरी मैडम कहती है कि कॉपी मत लेके आओ, चीटिंग मत करो। मैडम कह रही है चीटिंग करो आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैम आई, एंट्री हुई और मैडम ने कुछ क्वेश्चन उतार दिया और मैडम ने बोला जिसके पास जो है वो सब खोल के बैठ जाओ और ये आंसर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तरस नहीं खाऊंगी, जो गलत होगा उसको गलत बोलूंगी, गलत कर दूंगी और एक भी नंबर नहीं दूंगी, जो सही होगा उसको पूरे पूरे नंबर दूंगी। तो ये मत सोचना कि हम कुछ ना लिखेंगे और मैडम सही कर देगी, या इसकी जगह हम कुछ और लिख देंगे तो मैडम सही कर देगी, ऐसा मैं नहीं करूंगी। मैडम ने पहले ही बता दिया था, मैडम ने पहले ही समझाया था कि अगर आपने क्वेश्चन को सही समझ के फॉर्मूला लिखा तो मैं इतने नंबर दूंगी, आधा क्वेश्चन सॉल्व करा तो इतने नंबर दूंगी एक ही क्वेश्चन पर, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा तो इतने नंबर दूंगी, और आंसर अगर ठीक से नहीं लिखा तो उस पर आधा नंबर काटूंगी। पहले ही मैम ने पूरा सब कुछ समझा दिया। अब मैम ने क्वेश्चन लिखे, ठीक है, और बच्चों की आदत होती है भाई कॉपी पलटो। मैडम ने कहा लिखे थे, 9th क्लास की बात है, ठीक है, बड़े भोले से बच्चे थे हम 9th में। हमने देखा उसमें कुछ था ही नहीं। मैडम ने बोला कि तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि जो मैंने तुम्हें कराए वो वही दूंगी? इसमें से एक भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक का नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें अपना टाइम वेस्ट मत करो और लिखना स्टार्ट कर दो। और वो मैडम क्लास में नहीं बैठी, क्लास के बाहर चेयर बिछाकर बैठ गई। ठीक है, वो क्लास में नहीं आई बिल्कुल आधा घंटे। चीटिंग करनी है, जो करना है करो, मैं देख लूंगी। उस टेस्ट में वो 20 में से टेस्ट लिया था मैम ने, 20 में से जो हाईएस्ट नंबर थे ना वो 8 थे बस। ठीक है, और वो हाईएस्ट नंबर मेरे नहीं आए थे। ठीक है, 8 थे बस। ये हालत थी उस समय क्लास की। ठीक है, ये जो टेस्ट लिया गया था ये जुलाई में लिया था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि इसी तरह का टेस्ट होगा अब हर 8वें दिन, और इसमें मुझे 8 नहीं, इसमें मुझे साल के लास्ट तक कितने चाहिए? 20 में से 20 चाहिए। ठीक है, और काफी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि अगली बार जब टेस्ट हुआ तो हम घर से पढ़ के आए। हमें पता था कि मैडम चीटिंग को मना नहीं करेगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे देगी जो किसी को नहीं आते होंगे। ठीक है, फॉर्मूला बेस होंगे, और जब कोई भी बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है तो फिर वो चाहता है कि वो उसके मार्क्स आए, ना कि बराबर वाले की मार्क्स आए। ठीक है, फिर वो दिखाता भी नहीं है। तो हमने फिर सोच लिया कि हर संडे को अच्छे से वो चैप्टर करना है जो मैम ने कराया है। ठीक है, जब मैडम टेस्ट लेंगी तो हम अपना अच्छे से सवाल करेंगे और मैडम उसी के आधार पर आंसर देगी, मतलब चेक करेगी। ठीक है, अगला जब टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे नंबर आए थे 15 या 16 के आसपास कुछ नंबर आए थे। ठीक है, तो इस तरह से फिर इम्प्रूव होता गया, बच्चों को समझ में आ गया कि हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ओपन एंडेड, सॉरी, खुली पुस्तक परीक्षा किस तरह की होती है आपको समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें से हम किस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर हमने खुली पुस्तक के बारे में बोल दिया है बच्चों से, तो हम उनको किस तरह का हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। पहला है हम परीक्षा का भय दूर कर रहे हैं? नहीं, भय पूरा रहेगा, भय दूर नहीं कर रहे हैं, डरेंगे बच्चे। ठीक है, ऐसी मतलब जैसी हमारी मैथ की टीचर टीचर थी, उस दिन पहली बार हमें पता लगा कि ये टीचर अच्छी नहीं है, अच्छा बोलती है लेकिन अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया टीचर है। बताओ हम सबके मतलब आधी क्लास तो ऐसी थी जिनकी 0 ही आए थे, क्योंकि मैडम ने फ्राइडे को ही घोषणा कर दी थी कि मंडे को टेस्ट है, आप कॉपी लेके बैठोगे आराम से, तो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है,
दूसरा इन्होंने बोला है विषय वस्तु रटने से बचाना है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बोला था कि कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सीखो, वो समझो, ठीक है, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन लिखे हैं मैं उनको नहीं दूंगी, एक्सरसाइज जो दे रखी है मैं उनको नहीं दूंगी। मैं कौन से क्वेश्चन दूंगी? मैं अपनी तरफ से बना के दूंगी, जिसने इन चीजों को समझा है वही कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो वो हमें किस चीज से रोक रही थी? रटाने से रोक रही थी, कि जब अगली साल तुम 10th क्लास में आओगे, तुम्हें इस चीज की हैबिट हो चुकी होगी, और जब बोर्ड की परीक्षा आएगी तो तुम उसमें देख के डरोगे भी नहीं, और तुम उसे देखकर ऐसे भी नहीं होगे अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इस तरह का तो मुझे पता ही नहीं। आपको पता होगा, आदत होगी आपको कि इस तरह का क्वेश्चन आया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? इसका जो आंसर है ये क्या है कि विषय वस्तु को रटने से बचाना, ठीक है, कि बच्चे क्या करें, समझ के करें, अपनी समझ के आधार पर करें। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये इसमें बोल रहे हैं हाशिया वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया, ठीक है, किन मामलों का सामना किया, और हाशिया वाले लोग हैं कौन? देखो, मेनली हाशिया वाले जो लोग हैं हमारे भारत में, वो है हमारे एससी भाई और वो है हमारे एसटी भाई, ठीक है। ये दो कैटेगरी के लोग हैं। बोला तो ओबीसी भी जाता है, लेकिन मुझे ऐसा, ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनका कभी शोषण हुआ है, ठीक है, स्पेशली मुझे नहीं लगा, ठीक है। इसमें जो जातियां आती हैं ओबीसी में, मुझे नहीं लगता कि इनका कभी शोषण हुआ है, ठीक है। हाँ, ये मानने वाली बात है कि वो जनसंख्या में कम है, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो कम है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनका शोषण नहीं हुआ है। शोषण किनका हुआ है? मेनली शोषण हुआ है एससी और एसटी का, ठीक है। तो एसटी एससी कहाँ रहे हैं? वो रहे हैं हाशिया पर, ठीक है, मेनली इसमें रहे एससी, ठीक है, मेनली कौन रहे? एससी रहे। तो ये इनको क्या बोलेंगे? हाशिया पर। हाशिया का मतलब हो गया कि मुख्य धारा के लोग जिस गति से विकास कर रहे हैं, जो सुविधा समाज में उनकी है, जो मान प्रतिष्ठा सम्मान उनका है, वो बाकी के लोगों का नहीं है, ठीक है। बाकी के लोग कौन हो गए? जो हाशिए पर है। हाशिए पर कौन थे? एसटी और एससी थे, ठीक है। उन्होंने कुछ चीजों का सामना करा। किन चीजों का सामना करा? उन्होंने एक तरह से बहिष्कार का सामना करा, ठीक है, कि उनको बहुत सारी चीजों को करने से रोका गया पहले, ठीक है, पास्ट में बहुत सारी चीजों को करने से रोका गया। जैसे उनके लिए जो सार्वजनिक स्थान थे, कुछ स्थानों पर उनको जाने से मना थी, ठीक है, जिससे उनके मंदिर अलग थे, ठीक है, और बाकी कैटेगरी के लोगों के, बाकी समाज के लोगों के लिए मंदिर अलग थे, ठीक है। ऐसा पहले हो चुका है उनके साथ, है ना। और बहुत सारी चीजों में उनको रोका गया, है ना, तो उन चीजों का उन्होंने सामना किया है। अब हम एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या देखना है कि उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित की जाए। संवेदनशीलता यानी कि हम जब भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ हाशियाकरण के बारे में, तो देखो हर कैटेगरी का बच्चा देख रहा है इसको, वीडियो को, ठीक है, जनरल भी देख रहा है, एससी भी देख रहा है, ओबीसी भी देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब एससी वाले थोड़े नाराज होंगे कि आपने हमें यहाँ से क्यों निकाल दिया, क्योंकि भाई आप कभी हाशिए पर थे ही नहीं, ठीक है। जो जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, वो अपनी जाति बताएं और मुझे बताएं कि उसमें ऐसी कौन सी जाति है जिसका जिसका हाशियाकरण हुआ है या जिसका बहिष्कार किया है समाज ने, ठीक है। कोई एक भी जाति मेरे को इसमें नहीं लगती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी। जब मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ तो मैं किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं ले रही हूँ, ताकि जो एससी के बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी किसी भी तरह से भावना आहत ना हो, ठीक है। मैंने बहुत ही आराम से, आसानी से आपको समझाया कि एससी और एसटी वाले बच्चे कौन थे, सॉरी, एससी और एसटी वाले जो व्यक्ति थे या जो लोग थे समाज में, वो थे हाशिए पर। तो ये क्या हो गई? ये एक संवेदनशीलता हो गई कि मुझे ध्यान रहे ये बात कि जो बच्चे एसटी एससी के हैं, उनकी किसी भी तरह की भावना आहत ना हो, ठीक है। ये हो गई संवेदनशीलता। जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। जागरूकता कैसे प्रोत्साहित करूंगी मैं उनको बोलूंगी कि आपको आर्टिकल 19 दिया गया है, अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है, आपको समान ना सॉरी 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता अनुमूलन, ठीक है, आपको दिया गया है। अगर आपको किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, ठीक है, किसी भी पार्क में प्रवेश करने से रोका जाता है, किसी स्कूल में पढ़ने से रोका जाता है, तो आप आर्टिकल 17 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि भाई मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ और छुआछूत के आधार पर मुझे पढ़ने से रोका जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ? जागरूक कर रही हूँ आपको कि आप एसटी एससी हैं तो आप अनुच्छेद 17 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और अधिनियम आया, ठीक है, स्वीपर्स के लिए आया था, वो 1989 में, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो स्वीपर हाथ से कूड़ा उठाते हैं या हाथ से कुछ भी गलत चीजें काम करते हैं, तो उसके लिए मना करी गई,
ठीक है। इसलिए आप देखेंगे सार्वजनिक स्थान पर मुंह से पोछा लगाया जाता है या डंडे में पोछा लगाकर पोछा लगाया जाता है, झाड़ू को डंडे में बांध लिया जाता है ताकि किसी भी तरह की गंदगी वो कोई भी जो स्वीपर है वो ना गंदा काम ना करे, मतलब ठीक है, वो अपने हाथ ना लगाए, है ना। और ये चीज सच में दिल से मुझे भी बुरी लगती है। मैं मथुरा वृंदावन गई, वहां पर इतनी गलत चीज जो मैंने देखी, मेरा भी मतलब दिल दहल गया इस चीज को देखकर। मथुरा वृंदावन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। मथुरा वृंदावन इतनी गंदी नाली, और उसको एक व्यक्ति कैसे साफ कर रहा था, अपने हाथ से निकाल के कूड़ा साइड में रख रहा था। ये बहुत ही संगीन चीज है, ठीक है, बहुत ही संगीन चीज है। वहां पर भीड़ बहुत थी, इसलिए मैंने अपना फोन नहीं निकाला कि मेरा फोन चोरी ना हो जाए, क्योंकि ऐसी जगह चोरियां भी होती हैं जहां भीड़ होती है। नहीं तो मेरा मन था कि उस आदमी की वीडियो बनाऊं और सोशल मीडिया पे डालूं और पूछूं कि ये कौन से प्रशासन की जिम्मेदारी है, कौन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि कोई व्यक्ति अपने हाथ से नाली साफ कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कौन से संविधान की कौन सा अनुच्छेद आप पालन कर रहे हो कि एक व्यक्ति जो अपने हाथ से नाली साफ कर रहा है। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तो फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी चीज हम एक्सेप्ट करेंगे, जो चीज गलत है उसको गलत बोलेंगे। ठीक है, एक नियम आया था यूजीसी, आप सबने सुना होगा, ठीक है, आप सबको पता होगा यूजीसी के बारे में, यूजीसी के बारे में, और मैं इसका घोर बहिष्कार कर रही हूँ या विरोध कर रही हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि जो जर्नल वाले बच्चे हैं, अगर वो किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं किसी भी एसटी एससी कैटेगरी वाले बच्चे का, तो उसको क्या करेंगे, 3 साल की सजा करेंगे और ये करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई झूठा केस उन्होंने एससी एसटी वालों ने लगाया तो उसके ऊपर जनरल वाले बच्चे जो हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो भी बिगड़ेगा जनरल वालों को बिगड़ेगा, एससी एसटी का नहीं बिगड़ेगा। इसमें मैं मेरे को क्या दिक्कत है, इसमें मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यूजीसी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहली बात तो आप बच्चों को ये क्यों बता रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल पर कि वो एसटी एससी है, तुम जनरल हो। ठीक है, इस चीज को हम कब खत्म करेंगे, अब ये सही समय है और अभी समय है। ठीक है, और यही समय है कि हम इस जनरल को, एससी को, ओबीसी को खत्म करें, ना कि हम बढ़ाएं। ठीक है, इस तरह के हम हर जगह नियम लाके उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि चाहे कोई भी जनरल का बच्चा या कोई भी जनरल का टीचर किसी भी बच्चे को, ठीक है, जो एससी या एसटी कैटेगरी का है, अगर उससे किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, अभद्र तरह से उसको ट्रीट कर रहा है, तो ये रैगिंग के तहत आए और इस पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, इस पर एसटी एससी एक्ट नहीं लगना चाहिए, इस पर क्या होनी चाहिए, रैगिंग मानकर इसको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से संज्ञान ले आना चाहिए। अब इसमें एसटी एससी की कोई बात ही नहीं है, इसमें क्या आ गया, एक बच्चा आ गया। ठीक है, चाहे वो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एससी है। ठीक है, लड़कियों को भी कम टारगेट नहीं किया जाता, खूब टारगेट किया जाता है। ठीक है, दुगले पतले से लड़के होते हैं जिनका ध्यान ज्यादा पढ़ने में होता है, उनके साथ भी बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, किताबी कीड़ा, ठीक है, पेपर, ठीक है, इस तरह के चीजें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, लड़कियों को भी पंडिताइन हो रही है, इतनी ज्यादा पढ़ रही है, उनको भी टारगेट किया जाता है। ठीक है, कुछ लड़कियों को कि ये काली है उसको देख के हंसेंगे, कुछ कोई लड़की नाटी है तो उसको उसका मजाक बना रहे हैं कि ये पिद्दी सी है, ये वैसी है। कोई लड़का लंबा है तो उसको लंबू बोल रहे हैं। ठीक है, किसी ने मूछ रखा रखी है तो उसको मुच्छड़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एसटी एससी के साथ गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी छात्र जो किसी भी कैटेगरी का है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो गलत की कैटेगरी में ही आएगा। ना कि आप ये कह दो कि ये आप नहीं मान सकते अपनी तरफ से कि जनरल के लड़कों के साथ कोई गलत चीज नहीं हो रही, जनरल की लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, और गलत करने वाले कौन है, ये जनरल है। जबकि अगर आप जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 30% बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 30% लोग अभी भारत में, मुश्किल से 30% लोग भारत में जनरल में है। ठीक है, 30 से 35% लोग हैं, बाकी सब एससी एसटी ओबीसी है। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के हैं। अब ये 30% लोग इन 70% लोगों को कैसे कैसे मतलब कैसे कर सकते हैं, ठीक है, शोषण। अगर ये 70% लोग, अब क्या होगा अगर ये एक्ट आ गया तो ये 30 बच्चे इन 70 बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों भाई, ये एसटी एक्टी एक्ट लगा देंगे, यारी दोस्ती में कुछ भी हमने शब्द बोल दिया तो ये कर देंगे। ठीक है, कई बार चढ़ाया जाता है चोटी जो रखते हैं, ठीक है, जो वो होते हैं ना ब्राह्मण जो होते हैं वो अपनी चोटी रखते हैं पीछे, शिखा बोलते हैं उसको, शिखा जो रखते हैं उनको चढ़ाया जाता है, पंडित कह के बुलाया जाता है, शर्मा कह के बुलाया जाता है। ठीक है, बनिए मक्खी चूस होते हैं, कंजूस होते हैं, ऐसा बुलाया जाता है। तो कोई एसटी वाला बच्चा या कोई ओबीसी वाला बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा जो एक लड़की को या एक लड़के को मक्खी चूस बोल रहा है, कंजूस बोल रहा है, बनिया बोल रहा है, ठीक है, दुकानदार बोल रहा है,
बिजनेसमैन बोल रहा है, इस तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो सही है? वो भी गलत है, ठीक है। हर एक चीज जो हो रही है वो गलत है। एक अभी ड्यू यूनिवर्सिटी में एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक महिला बोल रही थी, मतलब महिला मतलब लड़की एक बोल रही थी कि सलमा थी वो, ठीक है, सलमा शायद उसका नाम सरनेम सलमा था, शायद मुझे ऐसा ध्यान है। तो वो बता रही थी कि जो प्रोफेसर है वो इसका शोषण कर रहा है, और प्रोफेसर कह रहा है कि आपको हमसे बात करने के लिए ऑफिस में आना पड़ेगा, बंद कमरे में हम लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है। क्यों करेगा भाई बात? तो बंद कमरे में क्यों करेगा? वो लड़की कह रही थी कि मैं अपनी मेहनत पर वहां गई हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी में अपनी मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर वहां पर मैंने एडमिशन लिया है। तूने थोड़ी एडमिशन दिया है, तू क्यों करेगा मेरा शोषण? ठीक है, किसी भी लड़की से कोई भी प्रोफेसर अकेले में क्यों मिलेगा? मिल भाई, क्लास में बात कर, ठीक है, ऑफिस ऑफिस में क्यों बात करेगा तू, और वो भी अकेले में क्यों बात करेगा? ठीक है, तो ये गलत जिस किसी के भी साथ हो सकता है, और इसको कैटेगरी में बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सजा होनी चाहिए अगर कोई भी किसी भी बच्चे की रैगिंग हो। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि रैगिंग बस ST SC बच्चों की ही होती है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं। जो रैगिंग होती है वो सबकी होती है, ठीक है। मैं जनरल से हूँ, मेरा भाई इंजीनियरिंग करने गया था, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, और वहां पर कुछ लड़कों ने उसके साथ रैगिंग किया। वो कॉलेज से आया, फोन पे उसने सारी चीज बताई। फिर यहाँ से मतलब मेरा भाई जो छोटा वाला भाई है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। फिर मेरा बड़ा वाला भाई गया वहां, कुछ दिन रह के आया, और उसको वहां पर ठीक से मतलब उसकी सुरक्षा के लिए वो गया, ताकि बच्चे रैगिंग ना करें। वहां रैगिंग, उस कॉलेज में रैगिंग का इतना प्रभाव था, ना केवल वो लड़के स्कूल में उसको तंग कर, कॉलेज में तंग कर रहे थे, बल्कि वो लड़के घर तक आ रहे थे उसको तंग करने के लिए, ठीक है। और मैं बिल्कुल जनरल कैटेगरी से हूँ, तो क्या मेरे भाई का दुख दुख नहीं है क्या? ठीक है, ये दुख नहीं है क्या? मैं M.Com में पढ़ती थी, ठीक है, B.Com मैंने करी, उसमें लड़कियां कम थी, लड़के ही ज्यादा थे, 5-6 लड़कियां थी, 100 लड़के थे। वहां पर लड़के जब हम निकलते थे तो हंसते थे कि झांसी की रानी आ रही है। उस समय हम इग्नोर मारते थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे साथ ये दुर्व्यवहार नहीं हुआ? मैंने तो नहीं पूछा कि वो लड़के SC के थे, SC के थे, नॉर्मल जनरल के थे, कौन से थे, कोई से भी हो सकते हैं। और कोई भी लड़का किसी भी लड़की को क्यों बोले कि वो झांसी की रानी है, क्योंकि वो 100 लड़कों में 100 लड़कों की क्लास में 5-6 लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो झांसी की रानी है? भाई तुम क्यों नहीं सम्मान कर सकते? तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ, लड़की भी बिजनेस स्टडी कर सकती है? ठीक है, तो अन्याय किसी के साथ भी हो रहा है, उसको अन्याय में काउंट करो। जनरल, SC OBC इनमें काउंट मत करो। आप पढ़े लिखे हो, इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करो, बढ़ाओ मत। ठीक है, मैं खुद आपसे कह रही हूँ, मेरी दोस्त SC भी थी, ST भी थी, एक मुस्लिम भी थी, ठीक है, मेरी एक दोस्त वो भी थी सिख, ठीक है, सिख भी थी, ठीक है, एक दोस्त मेरी ब्राह्मण भी रही है ना। तो हर कैटेगरी के लोग, एक सैनी भी थी जो OBC में काउंट होती है। ये तो मुझे अब पता चला है कि वो OBC थी, इतने दिन से वो हमारे साथ पढ़ती थी, तब मैंने सोचा ही नहीं कि वो OBC में आती है। अब मुझे पता चला कि वो OBC में है। जब ये UGC पे मैं रिसर्च कर रही थी कि OBC में कौन आ रहा है, ST में कौन आ रहा है, तब मुझे पता चला कि भाई ये अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के बच्चे जो मेरी फ्रेंड रहे हैं, वो हम सब, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, कभी मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अगर ये एक्ट आएगा तो फिर बच्चे सोचेंगे, ठीक है, और हमें ये चीजें खत्म करनी है, ना कि बढ़ानी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हाशिए पे कौन लोग हैं? तो हम इसमें बता रहे, मैं इसमें बता रही हूँ आपको, ये है हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारणों की पहचान करो कि हाशियाकरण किस वजह से हो रहा है, किस वजह से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करनी है। भी है विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने करवाने के द्वारा बच्चों से बोलना है कि आप अपने आसपास में बताओ कि किन बच्चों के साथ, किन परिवारों के साथ भेदभाव हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आप जानकारी निकालो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जब बच्चे चीजों को लेके आएंगे तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। C है इसमें, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावना आहत ना हो। तो देखो, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है और आपको समझाना है, ठीक है। ये जो B वाला है ना, ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि बच्चों से हमें ये पहचान नहीं करवानी है, ठीक है। फिर बच्चे आपस में कुछ भी, उनके मन में कुछ भी गलत भावना आएगी, ठीक है। A और C क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब विवादास्पद मामलों को छोड़ देना चाहिए, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने UGC पर बात करा, ठीक है, UGC पर बात करा। अब इसमें कुछ कुछ को बुरा लगा होगा, ठीक है, तो मैं पहले ये सोचूं कि कौन कौन को इसमें बुरा लगेगा, इसलिए मैं इस चीज के बारे में डिस्कस ना करूं, ठीक है। एक टीचर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों के बीच मैं उन सभी मुद्दों को रखूं जो विवाद इस पर है, ठीक है, जो विवादों में घिरे हैं, ताकि आप सही और गलत में फर्क कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया UGC के बारे में, तो आप समझ पाए। देखो, एक विवाद वाला मुद्दा है, ठीक है, बहुत बहस चल रही है, तो टेस्ट भी चल रहे हैं, जनरल वाले बच्चे अलग कर रहे हैं, ST और SC वाले अलग कर रहे हैं, ठीक है। OBC का अभी कुछ पता नहीं चल रहा, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि विरोध करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये विवाद वाला मुद्दा है,
तो एक टीचर होने के नाते हमको इनसे बचना नहीं है, ठीक है, इनको छोड़ नहीं देना है। सॉरी, सी तो गलत होगा, ए और बी ही सही होंगे, ठीक है। इनको हमें क्या है, छोड़ नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है, हमें क्या करना है, पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है, समझाना है। जैसे मैंने यूजीसी को आपको खोल के रखा आपके सामने कि अगर आपसे कोई भी अभद्र भाषा में प्रयोग कर रहा है या आपसे गलत बात कर रहा है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पहला सही है और दूसरा सही है कि हम विद्यार्थियों को ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और सी वाला क्यों गलत है, सी वाला इसलिए गलत है कि विवाद मामलों को छोड़ देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की भावना आहत ना हो। नहीं, हमें हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हम इस पद पर हैं कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम हर चीज को बच्चों को खोल के समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापन पर परिचर्चा में रूढ़ रूढ़िवादी लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। अब देखो 4 ऐड दे रखे हैं, ठीक है, 4 विज्ञापन या 4 ऐड है। ऐड में जो रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार जो ऐड है, वो जितना भी मेकअप का ऐड है उसे लड़कियां करती हैं, ठीक है। जबकि ऐसा देखा गया है कि कुछ शादी वगैरह में परफ्यूम लड़के भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर परफ्यूम का ऐड क्यों होएगा, लड़की लड़की करती है, ठीक है। देखा गया है साबुन का ऐड लड़की करती है, ऐसा तो नहीं है कि लड़के बेचारे नहाते ही नहीं है, लड़के भी तो नहाते होंगे। साबुन का ऐड कौन करता है, लड़कियां करती हैं। और अगर हम देखें कपड़ों का ऐड ज्यादातर कौन करता है, लड़कियां करती हैं, है ना। वहीं अगर हम जूतों का ऐड देखें तो लड़के करते हैं। क्यों भाई, लड़कियां जूता नहीं पहनती, लड़कियां भी तो जूता पहनती है, लेकिन जूते का ऐड कौन करते हैं, लड़के करते हैं, ठीक है। बाइक का ऐड कौन करते हैं, लड़के करते हैं। गाड़ी का ऐड कौन करते हैं, लड़के करते हैं, ठीक है। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा चली आ रही है, यानी कि समाज के हिसाब से हम ऐड होते हैं, ऐड दिखाए जाते हैं समाज के हिसाब से। और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐड में कि अच्छी बाइक कौन चला सकता है, लड़का चला सकता है, अच्छी गाड़ी कौन चला सकता है, लड़का चला सकता है, ठीक है। जो भी अच्छी गाड़ियां होती है ना, मजबूत वाली, ज्यादा महंगी वाली, उन लड़कों को दिखाते हुए चलाएंगे, दिखाते हुए बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड था, उसमें दिखाया था कि डर के आगे जीत है, उसमें लड़की नहीं थी, ऐड में लड़का था। तो इसका मतलब क्या है, लड़कियां रिस्क नहीं लेना जानती, इसका मतलब लड़कियां कमांडो नहीं होती, इसका मतलब लड़कियां जोखिम भरा काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा है कि जो मेहनत वाले काम है उनमें लड़कों को दिखाया जाए, जो सुंदर साज सज्जा वाले काम है उनमें लड़कियों को दिखाया जाए, ठीक है। जैसे झाड़ू का ऐड होएगा तो मम्मी झाड़ू लगा रही होगी, चाय का ऐड होएगा तो मम्मी चाय बना रही होगी। क्यों भैया, पापा क्यों नहीं चाय बना सकता, वो चाय पीना जानता, बना नहीं सकता क्या, है ना। तो रूढ़िवादी विज्ञापन का आप मतलब समझ गए, ये वाला क्वेश्चन लगभग हर साल ही पूछा जाता है। रूढ़िवादी विज्ञापन का आप मतलब समझ गए, रूढ़िवादी विज्ञापन का क्या मतलब हुआ कि जो काम समाज ने बांट रखे हैं जिसको करने के लिए, ठीक है, महिलाओं का ये काम है कि घर का काम, जैसे रोटी का ऐड होगा तो महिला बना रही है, कुछ भी मसाले का ऐड होगा तो महिला कर रही है, ठीक है। तो ये जो काम पहले से बटे हुए हैं उनके आधार पर जो ऐड दिखाए जा रहे हैं, ये क्या हो गया, रूढ़िवादी, ठीक है। अब कुछ ऐड क्या होते हैं जिनमें इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा जाता है, कैसे, जैसे अक्षय कुमार है, वो खाने बनाने का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ खाना बना रहे हैं, मतलब मसाले का ऐड कर रहे हैं, तो वो कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं खाना सिर्फ खाना नहीं होता, ठीक है। कुछ एक लाइन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इस तरह का कुछ उन्होंने बोला है उसमें ऐड में, ठीक है, खाना केवल खाना नहीं होता, घर का प्यार होता है, या ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रूढ़ी तोड़ रहा है। रूढ़िवादी धारणा क्या है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी। तो अक्षय कुमार ने उस रूढ़ी को तोड़ा है कि वो खुद खाना बना रहा है और उसकी अपनी वाइफ को खिला के दिखा रहा है कि भाई उसका मूड ठीक करेंगे, या जो भी उस एड में दिखाने की कोशिश की गई है। अब जैसे बाइक का ऐड है, कई बार क्या है, लड़की को भी बाइक का ऐड करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत कम दिखाया जाता है लेकिन दिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऐड है वो रूढ़ी को तोड़ रहा है, ठीक है, जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है उसको तोड़ रहा है, ठीक है। और जैसे किसी ऐड में ये दिखाया जाए कि कोई अच्छा सा एक्टर रोटी बेल रहा है ठीक है, और आटे किसी आटे का ऐड कर रहा है, ठीक है, किसी आटे के ऐड में दिखाया जा रहा है कि जो पापा है वो सबसे अच्छी रोटी पापा बनाते हैं, ठीक है, मम्मी नहीं बनाती, क्योंकि पापा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला आटा, ठीक है, मम्मी कौन सा इस्तेमाल करती है, ये वाला आटा, पास की चक्की वाला, और पापा ये इस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए अच्छी रोटी बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रूढ़ी टूट गई, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा है इसमें कि कौन सा ऐसा विज्ञापन है जिसमें रूढ़िवादी लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती दी गई है, यानी कि रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ा गया है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए है एक कार बेचने में गाड़ी बेचान में गाड़ी चलाती महिला, ठीक है।
एक ऐड में क्या दिखाया गया है कि कार कौन चला रहा है, महिला चला रही है। तो क्या है, ये रूढ़िवादी धारणा को चुनौती दी जा रही है, यानी कि महिलाएं सब काम कर सकती हैं। ठीक है। बी है इसमें, एक परिकृत तेल बेचान, यानी कि ऐड में खाना बनाता पुरुष। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तेल का ऐड हो रहा है, खाना कौन बना रहा है, पुरुष बना रहा है। ठीक है, कोई एक्टर बना रहा है, सब्जी छोंक रहा है कोई एक्टर तेल में। ठीक है, बेचान यानी कि विज्ञापन या ऐड। ठीक है, तो उसमें दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये रूढ़ी तोड़ा जा रही है। ठीक है, रूढ़िवादी जो धारणा है उसका खंडन किया जा रहा है या उसको तोड़ा जा रहा है। ए और बी सही है। ठीक है, सी में क्या दिखाया गया है, एक डिजिटल डिटर्जेंट बेचान यानी कि विज्ञापन में कपड़े धोती महिला। अब महिला ही कपड़े धोती है, इसमें रूढ़िवादी धारणा तोड़ी नहीं गई है, रूढ़िवादी धारणा को बढ़ावा दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। डी है, कपड़ों या वस्त्रों के बेचान में काम करती महिलाएं। ठीक है, कि वस्त्रों के एड में कौन काम कर रही है, महिला काम कर रही है। ठीक है, कि कपड़ों का एड दिखाया जा रहा है। तो इसमें भी रूढ़िवादी धारणा नहीं तोड़ी गई है। कपड़ों के जो एड होते हैं ज्यादातर उनमें महिलाओं को ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो ए और बी सही है। ठीक है, सी और डी क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि कक्षा में अखबार पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, कई बार कई सारे स्कूल में, जैसे मेरी बेटी के स्कूल में क्या है, न्यूज़पेपर मिलता है। ठीक है, उसके कुछ पैसे जाते हैं और उसको डेली न्यूज़पेपर मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, उसका क्या उद्देश्य है, बच्चों को हम न्यूज़पेपर क्यों दे रहे हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है, वो हमें देखना है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ये सुविधा दी जाती है, मतलब फ्री में नहीं मिलता है, उसके मुझे पेमेंट करना पड़ता है हर महीने का। ठीक है, तो हर महीने उनको एक छोटा सा अखबार मिलता है, उतना बड़ा नहीं मिलता है जितना बड़ा नॉर्मली न्यूज़पेपर होता है। छोटा ही पेपर होता है इतना। ठीक है, इतना चौड़ा, इतना लंबा। ठीक है, छोटा होता है, नॉर्मल जो आता है ना उससे छोटा होता है, उससे छोटा होता है लगभग, उसमें बस 2 ही पेज होते हैं। ठीक है, उन 2 पेजों में उन कुछ करंट अफेयर जैसी चीजें लिखी होती हैं, ताकि बच्चे समझ पाएं कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कक्षा में अखबार पढ़ने का उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, पहला है समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। ठीक है, तो देखो, जब बच्चे विश्लेषण न्यूज़ पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, ये इसका यही वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन ज्यादातर गलत होता है। कौन सा, छात्रों को देश के सनसनी प्रकृतियों के वाकिफ कराना। ठीक है, तो मतलब हमें सनसनी खबर नहीं पढ़ानी है बच्चों को, हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कभी भी कि सनसनी खबर पढ़ानी है, या छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षक का भार कम होता है कि भाई इनको न्यूज़पेपर पढ़ने पर लगा दो और हम आराम से मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, या अपना हम भी अखबार पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, या हम अपना खाना खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। ठीक है, स्वेटर बुन रहे हैं। पहले जमाने में होता था महिलाएं स्वेटर बुनती थी, अब तो कोई पहनता भी नहीं है, तो कोई बुनता भी नहीं है। ठीक है, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ने की एक तरसता तोड़ना। ठीक है, तो ये सब नहीं है। मेन उद्देश्य क्या है, समाचार पत्र पढ़ेंगे वो, या रिपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो उससे क्या करेंगे, वो विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते हुए विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। एक टीचर है, उसको वो क्या पढ़ा रही है, वो पंचायती राज पढ़ा रही है। ठीक है, तो जब वो पंचायती राज पढ़ा रही है, तो पंचायती राज को वो किस तरह से बच्चों के सामने पढ़ाए, समझाए कि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो पाए। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है, कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, यानी कि एक सरपंच बुला ली है और वो बता रही है कि भाई मैं इस गांव की सरपंच हूँ और मैं इस तरह से इस गांव को हैंडल करती हूँ, इस गांव में इस तरह से मैं विकास कर रही हूँ। ठीक है, तो बच्चे समझ पाएंगे कि सरपंच क्या क्या काम करता है, क्योंकि वो जो काम करता है वो खुद ही बता पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन है दूसरा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पर एक लेख लिखना। कभी भी लेख पढ़ना लिखना क्या होता है, गलत ही होता है ऑप्शन। एक कोई भी आपका स्टूडेंट है, कोई भी आपका बच्चा है, ठीक है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि इस पर लेख लिखो, तो फिर आप उसको सिखा नहीं रहे हो। ठीक है, आप बस उसका मूल्यांकन कर रहे हो। और हमारी जो शिक्षा नीति है वो ये कह रही है, 2009 के बाद से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना है, बच्चों का मानसिक विकास करना है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना है। ठीक है, अमूर्त चिंतन का विकास करना है बच्चे में। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। तीसरा है, पंचायती राज पर एक वृत्तांत चित्र दिखाना। ठीक है, कि एक पूरी की पूरी फाइल टाइप की उनको दिखा दो, ये भी गलत है।
ठीक है। 4 है विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। ठीक है, देखो ये भी सही है एक तरह से, लेकिन अगर हम देखें कि हम बच्चों के विचार पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छे से बच्चे समझेंगे या फिर इससे ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तो पहले वाले से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये भी ठीक था कि हम बच्चों से उनके अनुभव पूछ रहे हैं और उनके अनुभव के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। सॉरी, तो हम उनके अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी ठीक था। लेकिन इस समय वो भी ठीक है, वो ज्यादा ठीक है कि बच्चे तो अपना आधा अधूरा ज्ञान लेके आ रहे हैं। ठीक है, पूरा ज्ञान तो नहीं होगा, पंचायती राज से संबंधित कुछ कुछ ज्ञान होगा, लेकिन जब एक सरपंच बैठी है तो वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएगी, क्योंकि वो किस तरह से डील कर रही है पूरे गांव को, किस तरह से उसका विकास कर रही है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला वाला नहीं होता तो ये भी ठीक था, है ना। वैसे ऑप्शन इसमें इस दूसरे वाले को छोड़कर ये भी कुछ कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट खुद समझा रहा है, तो वो वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा समझा जाता है। ठीक है, इसमें पेडागोजी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। उन्होंने बोला है एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है, तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चा ऑकवर्ड फील ना करे, या उस बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार ये तो गलत चीज पढ़ाई जा रही है मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, आप सब कुछ लिखित में करवा रहे हैं, लिखित में टेस्ट ले रहे हैं, लिखित मैं आपने बोर्ड पर लिख दिया और आप कह रहे हैं उतार लो इसको। ठीक है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा पढ़ रहा है जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है कोई भी चीज, तो आपका पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए ताकि वो भी चीजों को सीख सके। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना होगा, यानी कि सप्ताह में आप एक दिन उनको इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे जिससे वो सुनकर सीख सकेंगे, सप्ताह में एक दिन। तो बाकी के 5 दिन बच्चा क्या करेगा, 6 दिन स्कूल खुलता है ना, तो बाकी के 5 दिन बच्चा क्या करेगा, खाली बैठ के जाएगा वो। ठीक है, उसका टाइम वेस्ट होगा, तो ये वाला हो गया गलत। दूसरा है जब आप कक्षा में पढ़ रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, यानी कि एक बच्चा ब्लाइंड है, उसकी तो जीवन में संघर्ष लिखा ही है, हम दूसरे बच्चे का जीवन और खराब कर दें कि भाई तू तेरी ड्यूटी है, तू इसको देख पूरे दिन, तू पढ़ मत, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा है कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने और कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। ठीक है, चौथा है इसमें इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगवाना जो संभव ही नहीं है। ठीक है, किसी भी स्कूल में केवल एक बच्चे के लिए अलग सारे टीचर की व्यवस्था करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, सरकारी स्कूल में पॉसिबल है ना प्राइवेट स्कूल में पॉसिबल है, तो ये वाला तो पूरी तरह से हो गया गलत। हमारी जो शिक्षा नीति कह रही है 2009 के अनुसार और 2020 के अनुसार, जो एनईपी आया है 2009 और 20 के अनुसार, ठीक है, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना है। समावेशी शिक्षा यानी कि कोई जो बच्चा सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, वो भी उसी कक्षा में पढ़े, जिस बच्चे के पैरों में कोई दिक्कत है वो भी बच्चा उसी कक्षा में पढ़े, जिसको लिखने में कुछ दिक्कत है वो भी बच्चा उसी कक्षा में पढ़े, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी बच्चा इसी कक्षा में पढ़े। जब हम इस तरह की शिक्षा नीति लाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, जो किसी भी तरह से अपाहिज बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी उनके अंदर भगवान ने कोई भी कमी छोड़ दी है उनके अंदर, तो वो वाले जो बच्चे होते हैं उनके अलग स्कूल होते हैं, लेकिन वो अलग स्कूल पूरे स्टेट में मुश्किल से 1 या 2 होते हैं। अब इतनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आ नहीं सकते, अब ऐसे विकलांग बच्चों के साथ एक घर का पेरेंट्स चाहिए जो उनको वहां तक स्कूल तक छोड़ के जाएगा, लेके आएगा। तो ज्यादातर ऐसे बच्चे क्या रहते थे, पहले पढ़ने से ही रह जाते थे कि ये लिख नहीं पा रहा, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये चल नहीं पाता, इसको छोड़ो, ये पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, घर परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो वो पढ़ नहीं पाता था। अब क्या बोला है गवर्नमेंट ने, हमारा न्यू एनईपी बोल रहा है, ठीक है, नई शिक्षा नीति बोल रही है कि बच्चे को अगर वो चल नहीं पा रहा है तो उसको क्या करे, व्हील चेयर स्कूल उपलब्ध कराए। ठीक है, अगर वो देख नहीं पाता है तो टीचर कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा बोल के पढ़ाए ताकि वो सुनकर समझ ले। ठीक है, अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता, ठीक है, तो उसको क्या करे, ब्लैक बोर्ड पर चीजें लिखे ताकि वो देख कर समझ ले। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी है, बोल बोल के बताना भी है, ताकि अगर कोई अंधा बच्चा बैठा है जिसको नहीं दिखाई देता है तो वो सुनकर सीख ले, और जिसको दिखाई दे रहा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो वो देख के समझ ले। ठीक है, कोई बच्चा जो चल नहीं पा रहा है तो वो इस तरह से कर ले, कोई बच्चा जिसको लिखने में दिक्कत है, जिसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे फिर मौखिक परीक्षा उसकी ले ली जाए ताकि सब बच्चे एक साथ पढ़ें। तो एक तरह से ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, एक और मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया। समावेशी शिक्षा क्या है,
सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़े और टीचरों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हर तरह के बच्चे को वो समझ सके। जिद्दी बच्चा भी रहेगा आपकी क्लास में, शांत बच्चा भी रहेगा, ठीक है, हेलू बच्चा भी रहेगा, वैसा भी रहेगा कि आते ही खूब रोएगा दहाड़े मार के कि मुझे स्कूल में नहीं रहना है, लेट जाएगा, पूरा मुंह अपना मिट्टी में कर लेगा, ऐसा बच्चा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर तरह के बच्चे को हैंडल करने की आदत किसको होनी चाहिए? शिक्षक को होनी चाहिए। शिक्षक को इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि जो 40 बच्चे कक्षा में आ रहे हैं उनको पेशेंसली, ठीक है, पूरे पेशेंस के साथ उनको समझ सके, ठीक है, उनको शांत कर सके और खुद भी शांत रह सके। पहले अपने आप को शांत करना पड़ेगा, फिर उनको शांत करना पड़ेगा, तब आप पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो क्लास में पढ़ाना एक बड़ी चुनौती है और उसको बड़ी जिम्मेदारी से लेना है। तो आपको क्या करना है, मौखिक पढ़ाएंगे जो बच्चा जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और जिसको दिखाई देता है, सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो आप क्या करेंगे, लिख लिख के पढ़ाएंगे। तो आप लिख के भी पढ़ाओ, बोल के भी पढ़ाओ, दोनों चीज पढ़ाओ। तो जो सुन नहीं रहा है उसको भी समझ में आएगा, जो बोल नहीं रहा उसको भी समझ में आएगा, जिसको लिखने में दिक्कत है उसको क्या करना है, उससे मौखिक परीक्षा ले लो। ठीक है, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट बिठा के पढ़ाना है ताकि किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? ठीक है, बच्चे को क्या करना है, हमें स्वच्छता कार्य सिखाना है। ठीक है, उसके बारे में बताना है कि किस तरह से हम स्वच्छता कार्य कर सकते हैं और संवेदनशील बनाने के लिए, ताकि वो उस चीज को ठीक से समझ पाए, आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे। यानी कि आपको बच्चे के अंदर ये चीजें डालनी है कि आपको स्वच्छ कार्य इस तरह से करना है। ठीक है, तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा जिससे कि बच्चे उसको ठीक से समझ पाए। पहला है इसमें व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, ये रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, व्याख्यान विधि हमेशा गलत होती है। ठीक है, और प्रश्न पूछेंगे तो उससे नहीं, समझाने से काम चलेगा। बी है भूमिका निभाने और वाद विवाद होएगा, वाद विवाद जैसा टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है, सी है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। जो साफ सफाई का कार्य करते हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें किस तरह से सफाई करनी चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चा सफाई करेगा वो गंदगी नहीं फैलाएगा। ठीक है, मम्मी घर में पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, या आप भी लगाती हैं, मैं भी लगाती हूँ। ठीक है, मेरे घर भी कोई हाउस हेल्प नहीं आती, मैं अपना पोछा खुद ही लगाती हूँ। जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो बच्चों से स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ, अगर बेटा अब फैलाया ना, अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, अच्छे से बताऊंगी मैं तुम्हें। और बहुत गुस्सा करती हूँ मैं उन पर, इसी बात पर कि अब कोई भी गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। जो इंसान सफाई करता है वो कभी भी गंदगी नहीं फैलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना आपको बात। डी है इसमें वृत्त चित्र, पर्दे पर दिखाना और परिचर्चा करना। तो हम उनको एक वृत्त चित्र का मतलब होता है एक मूवी टाइप की, हम उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम ये समझा सकते हैं कि हम इस तरह से सफाई रख सकते हैं आसपास। ठीक है, किस तरह से सफाई रख सकते हैं कि अगर हम कोई पेज फाड़ रहे हैं या पेंसिल इरेज कर रहे हैं, ठीक है, या सॉरी पेंसिल साफ कर रहे हैं या इरेजर से इरेज कर रहे हैं, तो वो सारा कूड़ा उठा के हमें कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। ठीक है, कोई भी चीज हम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लंच के जो पेपर होते हैं ऐसे ही फेंकने नहीं है, क्या करना है, उन सबको डस्टबिन में उठा के डालना है। या फिर अगर डस्टबिन में जगह नहीं है, डस्टबिन भर गया है या आप बार बार नहीं उठ पा रहे हैं, तो उस सारी चीज को अपने बैग में भर के लाना है। ठीक है, मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों में से कोई भी स्कूल वाले डस्टबिन का यूज नहीं करता है, वो दोनों की दोनों पॉकेट में भर के लाते हैं। और जब मैं उनके दूसरे तीसरे दिन बैग चेक करती हूँ तो उसमें उनका खूब सारा सामान निकलता है। ठीक है, छोटा बेटा है तो उसकी तो पेंसिल इरेज वो शार्प कर करके पूरा बैग उसने काला कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे छिलके निकलते हैं उसमें पेंसिल के। लड़की है वो पेपर वगैरह जो भी, टॉफी वगैरह जो भी कुछ भी खाती है, वो पीछे वाली जेब में अपने कूड़े को रखती रहती है। तो वो क्या है, एक तरह से स्वच्छ वातावरण रखने की एक पहल है जो उनके टीचरों ने उनको सिखाई है, जो उनकी स्कूल वाले उनको सिखा रहे हैं कि यहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। ठीक है, उसी तरह से हम एक चित्र के जरिए एक मूवी दिखा सकते हैं कि देखो ये लड़की है, इसने खाना खाया, इस तरह से इसने रैपर यहीं फेंक दिया, अपनी रोटी का जो कागज था वो भी यहीं फेंक दिया, और इसकी वजह से यहाँ गंदगी फैल गई, या उससे सब्जी गिर गई, तो उसने फिर स्वीपर को नहीं बुलाया कि भाई इसको साफ कर दो, उसने ऐसे ही पैर से इधर उधर कर दिया। बाद में क्या हुआ, वो पूरी की पूरी क्लास में सब्जी ही सब्जी फैल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं मूवी वगैरह दिखा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। और देखो आजकल ना मूवियां बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, मेरे को तो पहले पता नहीं था, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो मुझे वहां से पता चल जाता है। ठीक है, गुड टच बैड टच बताए जा रहे हैं बच्चों को मूवी के जरिए। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी मूवी दिखाते हैं, स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो छुआछूत जैसी चीजें पहले चलती थी, टीचर ने हमें कभी बताया ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि छुआछूत जैसी चीजें होती है, तो हमें कभी बताया ही नहीं गया इस बारे में। अब मुझे पता चला है कि कौन सी कैटेगरी के कौन से लोग होते हैं।
ठीक है, कौन सी जाति कौन सी कैटेगरी में आती है, तो उस समय नहीं बताई जाती थी। अब क्या है, नुक्कड़ नाटक के जरिए या इस तरह की छोटी-छोटी मूवियाँ दिखाई जाती हैं बच्चों को, उनको अवेयर किया जाता है कि आपको किसी के साथ ऐसे नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, तो फिर आपको पेरेंट्स को बताना है, पेरेंट्स पास में किसी थाने में रिपोर्ट करेंगे कि वो कोई भी व्यक्ति आपका इस तरह से शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक तरीका बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर है 36, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने नेतृत्व कार्यों को पढ़ते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या पढ़ा रही है शिक्षिका? एक शिक्षिका पढ़ा रही है कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने किस तरह से नेतृत्व किया। अब उसको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है? इन्होंने पूरी बात बोली नहीं है, यहीं पे खत्म कर दिया है। तो आगे की जो आंसर है वो आपको खुद ही देखना है। पहला है, इसमें सिर्फ पाठ्य पुस्तक में वर्णित नामों को पर चर्चा करनी चाहिए, नहीं। हमें केवल पाठ्य पुस्तक वाली चीजें नहीं पढ़ानी है, बाहर के ज्ञान से भी उनको जोड़ना है, ठीक है? दूसरा है, छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा, कटुता पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें उनको उत्साहित रखना चाहिए ताकि वो आगे अगर ज़रूरत पड़े देश को सँभालने के लिए, तो वो भी राजनीति में आएँ आगे और अच्छे से अच्छा करें, ठीक है? हमें अपने बच्चों को राजनीति से दूर नहीं रखना है, तो पूरी चीज़ समझा के चलनी है, ठीक है? आप क्यों ये सोचते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हुआ, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप भगत सिंह की माँ बने? आप ये क्यों नहीं सोचते कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपके घर में जन्मे, ठीक है? तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें बच्चों को बता के चलनी है। तीसरा है, सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना है। गुणगान नहीं करना है, आप कोई उनके वो थोड़ी हो, ठेकेदार थोड़ी हो, ठीक है? आप शिक्षक हो, आपको क्या लेना-देना किसी की फालतू में तारीफ़ करने का। अब देखो, चौथा रह गया तो चौथा ही सही होगा। चौथा है, इसमें स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए, ठीक है? स्थानीय नेताओं के उदाहरण देंगे, दैनिक जीवन से उनको जोड़ेंगे बच्चों को, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँगे, ठीक है? दैनिक अनुभव या वास्तविक ज्ञान या फिर आस-पास की किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी उनको समझाना है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि निम्न में से कौन से तरीका या तरीके कक्षा में समानता को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करने में ज़रूरी है, ठीक है? समानता को बढ़ावा देने में, ठीक है? यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता को बढ़ावा देना है, यानी कि बच्चे खुद ये कर रहे हैं कि वो पक्षपात ना करें, आपस में अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, ठीक है? तो पहला है, समावेशित माहौल स्थापित करना। कैसा माहौल स्थापित करना है? समावेशित, ठीक है? समावेशित का मतलब होता है कि उस माहौल में हर कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लगभग हर कैटेगरी की लड़की मेरी दोस्त थी, ठीक है? लगभग हर कैटेगरी की, है ना? क्योंकि उस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कौन-सी कैटेगरी की है, कौन-सी जाति की है, क्या नहीं है, कभी सोचा ही नहीं। सैनी एक फ्रेंड थी मेरी, अब मुझे पता चल रहा है कि वो ओबीसी थी और वो लगभग 7-8 साल मेरी दोस्त रही वो, ठीक है? एक और लड़की थी, वो एससी थी और तब नहीं पता था क्योंकि उसने वो आरक्षण वगैरह जैसी चीज़ें नहीं ली या उसने कभी हमें बताया नहीं, ठीक है? मुझे उसके बारे में नहीं पता था। मुझे अभी हाल-फिलहाल में ही पता चला है, ठीक है? क्योंकि उसके सरनेम से अब मुझे पता चला कि अच्छा वो इस कैटेगरी की थी। वो लगभग 2 साल मेरी फ्रेंड रही, अभी भी मेरी उससे बात होती है, ठीक है? ये जो आइडिया है ना यूट्यूब चैनल खोलने का, ये उसने ही दिया था और कि तुम बहुत अच्छा करती हो पढ़ाने का, तुम कर सकती हो ये चीज़। तो इस तरह का हमें माहौल रखना है बच्चों के बच्चों को पढ़ाते समय ताकि वो समानता लेके आएँ, ठीक है? आपस में अच्छे से बात करें, उस तरह का माहौल बना के रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि यूजीसी वगैरह के नियम लेके आने हैं जिससे बच्चों में फूट डले, फूट नहीं डालनी है, हमें सबका साथ और सबका विकास लेके चलना है, ठीक है? किसी जनरल के साथ भी दिक्कत ना हो, किसी एससी ओबीसी के साथ भी दिक्कत ना हो, ठीक है? बी है, इसमें अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समावेशित या समायोजित कर लेना है, यानी कि कुछ बच्चे जो सीखने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से उन वो उनमें इतनी क्षमता नहीं है वो चीज़ों को सीख सके, तो उन सबको क्या करना है, हमें समावेशित कर लेना है, ठीक है? जैसे कुछ बच्चे कैसे होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया। तो समानता लाने का सही तरीका है कि हम उनको भी साथ लें, जो अलग-अलग कैटेगरी के हैं, यानी कि समावेशित माहौल बनाएँ, स्थापित करें, ठीक है? और हम उनको भी लें जो किसी भी तरह से सीखने में जिनको दिक्कत है, ठीक है? सबको साथ में मिलके पढ़ाएँगे, इसका दोनों ही सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38 और 38 क्वेश्चन में बोला गया है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए देखो 7th क्लास की
पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? कौन सा चित्र पर हम चर्चा करें जिसमें हमें बच्चों को यह समझाना है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, और इसके जो चित्र हैं ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। अब जिसने बुक पलटी होगी उसको पता होगा, जिसने दूसरे दूसरे लोगों के नोट्स खरीदे होंगे उनको नहीं पता होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, देखो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने एनसीईआरटी से कोई टाई अप नहीं कर रखा है। ठीक है, किसी भी तरह का मुझे एक भी पैसे की कोई कमीशन नहीं है एनसीईआरटी से। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, आपके फायदे की बात करती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैम महंगी बात कर रही है, नहीं, मैं आपको सही बात बता रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी ना केवल सीटेट में आपको काम देगी, वो टीजीटी पीजीटी में भी काम देगी। कोई भी व्यक्ति जो नोट्स बनाएगा, ठीक है, मैं भी बनाऊंगी, अभी अगले साल से बनाऊंगी, बहुत डिमांड आ रही है कि नोट्स चाहिए मैम और थ्योरी वाले नोट्स चाहिए, तो मैं भी बनाऊंगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो एनसीईआरटी के नोट्स बना रहा है वो पूरा नहीं बना सकता। ठीक है, पूरी वर्ड टू वर्ड मैंने एनसीईआरटी लगभग 7-8 बार पढ़ रखी है, तो मुझसे बेटर शायद ही कोई जानता होगा एनसीईआरटी के बारे में, शायद ही, क्योंकि मैंने हर एक पेज में हर एक चैप्टर मेरा कई बार निकला हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ना सबसे सही है, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको सॉल्व करने में मदद मिलती है। वो जो फोटो उसमें है वो आपके मन में बस जाते हैं और वहां से कभी भी आंसर गलत नहीं होता है। तो पहला है सरकारी अस्पताल का एक दृश्य दिखाएंगे, है। दूसरा है इसमें एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति दिखाएंगे। देखो ये वाला भी एक चित्र दे रखा है उस चैप्टर में, ये वाला भी दे रखा है। सी है पोषक आहार युक्त एक थाली का चित्र दिखाएंगे, इसका भी चित्र दे रखा है। तो ये तीनों ही क्या है, सही हो जाएंगे कि जब भी आप स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाएंगे तो इन चित्रों को आप दिखा सकते हैं। और ये उसी आप चैप्टर देख लेना, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, ठीक है, इसी नाम से चैप्टर है, पॉलिटी का है, 7th क्लास की का है। ठीक है, और ये चैप्टर क्यों याद है, क्योंकि मैं बार बार उन्हीं बुकों से आपके लिए फैक्ट लेके आती हूँ। कुछ चीजें इसमें भी सीटेट में कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो मैं उन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ती हूँ। इसलिए मुझे एक एक क्वेश्चन का पता है, कौन सा क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी का कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, ये चित्र भी मुझे सब याद है। क्यों याद है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ चुकी हूँ। नोट्स आप दूसरे के ले सकते हो, उसको मन में बिठा नहीं सकते हो। ठीक है, बुक आपके मन में बैठ जाती है और वो कभी नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन कराता है। उपरोक्त उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वैध है, ठीक है, कौन सा सही है, वो हमें बताना है। पहला है कथन व्याकरणिक रूप से गलत है। दूसरा है कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। तो कथन क्या है, लैंगिक भेदभावपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करती है। ठीक है, तो ये कैसा है, भेदभावपूर्ण है। ठीक है, और ये कुछ अलग सा ही क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च करा तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं था विशेष, जो इसको मैं खोल कर आपको समझाऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 1। ठीक है, इसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपको टाइम भी दिखा देती। और आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट मैराथन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी 2 मैराथन और आनी है इसके बाद। ठीक है, उन 2 मैराथन में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप बाद में देख रहे हैं, पेपर से एक दिन पहले देख रहे हैं, क्योंकि जब तक सब अपलोड हो चुकी होंगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट की लिंक डाल रखी है ना, उस लिंक पर क्लिक करके देख लेना आप। ठीक है, वैसे ये जो वीडियो है वो लगभग 9 से 10 के बीच में अपलोड होती है। किसी दिन ना बन पाए या किसी दिन कंटेंट तैयार ना हो, जैसे आज तैयार नहीं था, तो मैंने शाम के 6-7 बजे अपलोड कर दिया। ठीक है, जैसे आज तैयार नहीं था कंटेंट, कल रात मेरे को टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने दिन में बनाई वीडियो और फिर मैंने शाम को अपलोड करी। ठीक है, अब ये रात के 1 बजे मैं बना रही हूँ, सुबह को 9-10 बजे मैं आपको इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40 में बोला गया है निम्नलिखित दिए गए 2 कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है पहला, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। बिल्कुल सही बात है ये, कि सामाजिक विज्ञान क्या करता है, आदर्श मूल्यों की जिम्मेदारी वहन करता है, यानी कि बच्चों में आदर्श मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, दूसरा कथन इसमें दे रखा है, दूसरा कथन है कथन 2, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में विद्यार्थियों में विवेचनात्मक नैतिक और मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, कथन दोनों ही सही है, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, इसी के साथ हम इस मैराथन को समाप्त कर रहे हैं। और उससे पहले मैं समाप्त करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 6 से 10 तक की सारी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करा दी है और उनके एमसीक्यू भी करा दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर
मैंने हर चैप्टर को बहुत डिटेल में कराया है, पार्ट वाइज कराया है, और उसके बाद हर चैप्टर के मैंने एमसीक्यू भी करा रखे हैं। तो एक बुक के एमसीक्यू की जो कीमत है वो 20 रुपीज है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8 मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287789818। ठीक है, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप 6 से 10 तक की कोई भी एनसीईआरटी बुक के एमसीक्यू मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल आपको 6, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ही देखनी है, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों के लिए ये देख लेनी है, और पेडागोजी के लिए ये मेरी मैराथन देख लीजिए। और अगर और भी आपको टाइम मिलता है, आप थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं पेडागोजी पर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट की लिंक पड़ी हुई है ना सी टेट के प्रीवियस पेपर की, उसमें से आप छांट छांट कर क्या देखना है आपको, पेडागोजी स्पेशल वाली वीडियो देख लेनी है। ठीक है, वहां पर काफी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी फ्रेंड आपके सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। उनको जरूर से बता देना कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 6 से 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी की सारी बुक लगभग कंप्लीट करा दी है, उनके एमसीक्यू भी करा दिए हैं। तो वो चैप्टर वाइज सारी बुक के एमसीक्यू भी देख सकते हैं, और मेरे से खरीद भी सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ये मेरा अपना है, मैं ही इसको हैंडल करती हूँ। तो आप इस नंबर पर कोई भी बुक, जो भी आप जिस भी बुक के आप एमसीक्यू लेना चाहें, प्लीज ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।